गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। तो हम जो पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट कर दी थी प्रायिकता। प्रायिकता क्यों पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है, कैसे उपयोग आती है, उसके बारे में कल हमारा लेक्चर हुआ था। यानी भूमिका का जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था, वो कल हमारा हो चुका है। तो उसमें मैंने आपको बता चुका कि प्रोबेबिलिटी का महत्व क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या रोल प्ले करती है, और किसी भी चीज को रोल प्ले करने से पहले आपको उसके नियमों का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज कैसे बनी है और कैसे काम करती है। ठीक है ना। कहीं भी चीज, जैसे बाइक है, तो बाइक को चलाने से पहले बाइक को सीखना पड़ता है। बाइक को चलाने से पहले आपको बाइक को सीखना होता है, और बाइक को बेहतर बनाने से पहले भी आपको ये सीखना होता है कि बाइक के कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। एक बढ़िया इंजीनियर वो नहीं होता जिसको बाइक चलानी नहीं आती। एक बढ़िया इंजीनियर होने के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि वो बढ़िया एक बाइक चलाने वाला भी हो, बाइक की समझ भी रखता हो। क्योंकि जब वो बैठेगा, खुद चलाएगा, तो उसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें बेहतर करने की आवश्यकता है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ भी हमने कल ऐसी बात की थी। कल हमने जो किया था वो समझा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी कैसे हमें इम्पैक्ट करती है, कैसे हमें प्रभावित करती है, और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी के कल बेसिक फॉर्मूला हमने इसका पढ़ ही लिया था। एकमात्र फॉर्मूला हमारे पास है कि प्रायिकता का सीधा मतलब होता है अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। मतलब संभावना का माप करना कि भाई कोई संभावना कितनी है। संभावनाओं को एक नंबर में ढालना प्रायिकता कहलाता है। और ढालने का सूत्र क्या बनाया कि किसी भी प्रयोग में होने वाली जो कुल घटनाएं हैं उनकी लिस्ट करेंगे, टोटल लिस्ट बनाएंगे, कुल घटनाओं को नीचे लिखेंगे, और जो अनुकूल घटनाएं जो आपको चाहिए वो ऊपर आ जाएगी, और इसका जो अनुपात बनेगा वो अनुपात प्रायिकता कहलाएगा। तो इस वजह से कंफर्म होगी कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। अगर आप इसे प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर सकते हैं। प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था प्रायिकता का हमारा। अब प्रायिकता का सीधा सीधा संबंध जुड़ा होता है समुच्चय के साथ। तो हमें इसे पढ़ने से पहले समुच्चय को पढ़ना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा समुच्चय को रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत से ही आया है। तो जो समुच्चय का सिद्धांत होता है, समुच्चय में जैसे कोई अवयव है, अवयवों का एक संग्रह है जिसको आप समुच्चय कहते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से समुच्चय पे ही काम करने जैसा है। तो थोड़ा सा समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं। समुच्चय क्या था? समुच्चय का मतलब था सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। एक समुच्चय आपने बनाया, एक संग्रह आपने किया, एक ग्रुप आपने बनाया, एक कलेक्शन आपने बनाया, जो चीजें आपको रखनी थी। अब चीजें कहीं से तो आप उठा रहे होंगे, जहां से उठा रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि या यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस, जहां से हम अवयव उठाएंगे, इसे समुच्चय की भाषा में यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है। लेकिन प्रायिकता के हिसाब से हम इसका नाम प्रतिदर्श समष्टि रखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब जिसमें सारी उस प्रयोग से जुड़ी हुई सारे परिणाम या सारी घटनाएं जिसमें शामिल हो, उसको प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और ये तो जिसमें सारी घटनाएं शामिल हो उसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। प्रयोग के सभी संभावित परिणाम का समुच्चय हमने बना लिया। किसी भी प्रयोग से जितने भी परिणाम आ सकते हैं, जितने भी परिणाम आ सकते हैं उन सबका समुच्चय बना लिया। जैसे पासे को फेंका तो पासे में 6 परिणाम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिक्के को फेंका तो हेड और टेल 2 आ सकते हैं।
एक ताश की पत्ती को निकाला तो 52 पत्ते है, 52 पत्तों में से कोई भी आ सकता है। तो ये प्रतिदश समष्टि का मतलब है वो टोटल जितनी भी इस प्रयोग से, जो प्रयोग अभी आप कर रहे हैं, उस प्रयोग से जितने भी परिणाम आ सकते हैं उन सबका कलेक्शन आपने एक समुच्चय के तौर पे एस में कर लिया है। ठीक है। जो मैंने परिणाम बोला है उसको घटनाएं भी कहते हैं, ये कोई अलग नाम नहीं है। घटनाएं बोल दो, इवेंट बोल दो, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। तो किसी भी प्रतिदश समष्टि कहते हैं, जिसे इसे हमारे समुच्चय सिद्धांत के हिसाब से बोलें तो इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सब कुछ होता है। आपके जितने भी समुच्चय आपने बनाए हैं ए बी सी डी, वो सब जहां से आ रहे हैं, जिसमें से निकल के आ रहे हैं, उस बड़े वाले समुच्चय को यूनिवर्सल कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स से होता है। हमारे यहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा होता है वो यूनिवर्स के अंदर ही तो हो रहा होता है। जो कुछ भी बन रहा होता है, जो कुछ भी आ रहा होता है, जो कुछ भी दिख रहा होता है, वो सीधा सीधा यूनिवर्स में से ही कहीं ना कहीं से होगा, है ना। आज आप अगर मान लीजिए बड़ी टेलीस्कोप लगाते हैं और बड़े टेलीस्कोप से देखते हैं, तो किसी ग्रह को देखते हैं तो ग्रह को भी तो उसी को देखते हैं ना जो यूनिवर्स के अंदर है। अगर यूनिवर्स के अंदर होता ही नहीं तो क्या आप देख पाते? तो नहीं। सब कुछ यूनिवर्स के अंदर से ही आ रहा होता है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर से ही आ रहा है, तो इसलिए वर्ड बना दिया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे आपके सारे सेट बने हुए होते हैं। जितने भी समुच्चय हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी समुच्चय हैं, सबके सब समुच्चय जिससे बन रहे हैं, जिस समुच्चय से अवयव लेकर बनाए जा रहे हैं, उस बड़े वाले समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और प्रायिकता में इसी का नाम प्रतिदश समष्टि है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम एक ही है, लेकिन चीज एक ही है, सिर्फ नाम का फर्क है, जो कि प्रायिकता की वजह से इसका नाम थोड़ा चेंज है। इसी को समुच्चय की भाषा में सार्थिक समुच्चय कहा जाता है। सारे समुच्चयों का समुच्चय। उस समय हम उसको यू कहा करते थे। तो यू और एस एक ही चीज है। यू और एस एक ही चीज है। यू में सारी घटनाएं हैं, सारी घटनाएं मतलब कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो इसमें से ही कोई ना कोई घटना हो रही होगी, क्योंकि इसमें सारी संभावनाएं, याद रखिए कोई मजाक में नहीं लिखा है हमने ये शब्द। अगर हमने सभी लिखा है तो इसका मतलब है सारी घटनाएं आ गई। अब कोई घटना घटित हो जाती है वो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है आपने बेईमानी की है। आपने सभी कह के बेईमानी कर दी। सभी कह रहे हो तो फिर बाहर कैसे जा सकता है? आप सभी कह देते हो, अगर कहते हो कि सभी आदमी आ गए हैं, फिर कहता हो एक बाहर छूट गया, तो फिर सभी कैसे कह दिया? सभी कह दिया तो बाहर कैसे छूट गया? और बाहर छूट गया तो सभी कैसे कह दिए? तो ये अपने आप पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। गणित में हम ऐसी बातें नहीं करते, गणित में हम बेईमानी नहीं करते, जो भी कहते हैं वो पुख्ता होके कहते हैं। तो अगर हमने सभी शब्द कहा है, इसका मतलब है कि जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी यहाँ आ गई है, अब इससे बाहर कुछ नहीं बचा है। वरना सभी मत बोलिए। और सभी बोल दिया है इसका मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। सबने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवा दी है। इसको सैंपल स्पेस या सार्वत्रिक समुच्चय यू कहा जाता है। ठीक है। अब इसी में से आप अपने घटनाएं बनाते हैं, मतलब आपको जो चाहिए वो घटनाएं आप तैयार करते हैं इसमें से। ठीक है। एक चीज और, एस में कितने अवयव हैं ये कुल घटनाओं को दर्शाएगा। एस में कितने अवयव हैं ये आपकी कुल घटनाओं को दर्शाएगा। तो एस में कितने अवयव है ये कुल घटनाओं को दर्शाएगा। तो आपकी कुल घटनाएं कितनी होगी? जितने एस में अवयव है, कुल घटनाएं इक्वल्स टू एन एस। एन एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एस के अंदर अवयवों की संख्या, क्योंकि एस के अंदर सारी घटनाएं आ गई, तो एस के अंदर जितनी भी घटनाएं उन सबको गिन लो। सबको गिनने से आपको पता चल जाएगा कि कुल घटनाएं कितनी है। तो एस में जितने अवयव हैं उतनी कुल घटनाएं होगी। एस में अगर 5 अवयव आए हैं, इसका मतलब कुल घटनाएं 5 है। एस में 10, क्योंकि एस में सारी घटनाएं आ गई। सारी घटनाएं आ गई तो उनको काउंट कर लो, उनको गिन लो। उनको गिनने से आपको पता लग जाएगा कि घटनाएं कितनी है, वही कुल घटनाएं हो गई।
तो एन एस का मतलब ध्यान रखिएगा, एन एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस में अवयवों की संख्या, एस में अवयवों की संख्या। जैसे पासे के केस के अंदर एस में 6 अवयव होंगे, सिक्के के केस में एक सिक्के को फेंक रहे हो तो 2 होंगे, 2 सिक्कों को फेंक रहे हो तो 4 होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग क्या है, उसके आधार पे एस तैयार होगा। अगर हमारा प्रयोग ये है कि हम एक पासा एक बार फेंक रहे हैं, एक तो पासा है और एक बार फेंक रहे हैं, एक पासा एक बार, एक ही पासा है और एक ही बार फेंका जाता है, तो फिर आपके पास एस हो जाएगा 1, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि होगी, है ना, सैंपल स्पेस हो गया। और इसमें कितने अवयव हुए, 6। तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 6। सेम ऐसे ही अगर हम इसी चीज को बढ़ा दें और हम ये कहें कि एक पासा 2 बार फेंका गया है, एक पासा 2 बार फेंका गया, अब एक पासा 2 बार फेंका गया यानी पहली बार फेंका, फिर दोबारा एक बार फेंका, यानी 2 डिजिट बनाएगा, एक बार फर्स्ट टाइम डिजिट बनाएगा, एक बार सेकंड टाइम डिजिट बनाएगा, 2 टाइम डिजिट बनाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट टाइम मान लीजिए 1 आया, सेकंड टाइम 1 आया, एक घटना तो ये बन गई 1,1, 1,1 का मतलब फर्स्ट टाइम फेंका था 1 आया था, सेकंड टाइम फेंका था तो 1 आया था। फिर 1,2, फर्स्ट टाइम 1 आया था, सेकंड टाइम 2 आया था, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 3, फर्स्ट टाइम 1, फिर 4 आया, फिर 1 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया, पहली बार 2 आया, फिर 1 आया, 2 आया, फिर 2 आया, पहली बार 2, फिर 3, एंड डैश 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 लास्ट में 6,6, यानी कुल 36 घटनाएं आपके पास अब हो गई, टोटल हो गई 36 घटनाएं, एन एस बराबर 36। ये 36 कैसे हुई, ये इस प्रकार से हुई, ये बॉक्स मान लो, पहली बार आपने फेंका, यहाँ पे 6 में से कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, फिर दोबारा फेंका तो 6 प्रकार से, तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 36। ऐसे अगर आप 3 बार फेंके, एक पासा 3 बार फेंके तो कुल कितनी हो जाएगी, पहला खाना, पहली बार फेंका 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार फेंका फिर 6 में से कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार फेंका फिर 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 जोड़े बनेंगे। 216 कौन से, 1,1,1, पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 1, एक घटना होगी। एक घटना ये हो सकती है पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, ये भी हो सकता है 1,1,3, 1,1,4, 1,1,5, 1,1,6 एंड डैश 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 लास्ट में 6,6,6 तक ये टोटल घटनाएं होगी, 216 घटनाएं होगी जो टोटल हो गई। ठीक है, तो ये होती है प्रतिदर्श समष्टि। अब एक पासा आप 2 बार फेंको या 2 पासे को एक बार फेंको, बात एक ही होती है। एक पासा 2 बार फेंका जाए या 2 पासे एक बार फेंके जाए, 2 पासे एक साथ फेंकोगे तो 2 पे 2 नंबर आएंगे, मतलब 11, 12, तो वो 2 पासा एक बार फेंका जाए या एक पासा 2 बार फेंका जाए, वो गणितीय रूप से बराबर बात ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल घटनाएं आपकी तैयार हो जाती है, प्रतिदर्श समष्टि में कुल घटनाओं को आप तैयार करते हैं। तो ये एनएस हो गया, यानी कुल घटनाएं हो गई। अब कुल घटनाओं के बाद में आती है हमारी घटनाएं जो हम चाहते हैं, फिर शुरू होता है खेल हमारा, जिसमें हम डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और कई खिलाड़ी है तो कई डिमांड करेंगे, जैसे मैं हूँ, मैं खेल रहा हूँ तो मैं कहूंगा मुझे 2 और 4 चाहिए, कोई और खिलाड़ी है तो वो कहेगा नहीं मुझे तो 1 और 3, 5 चाहिए, कोई कहेगा नहीं मुझे भी 2 और 6 चाहिए। तो अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग डिमांड करेंगे, लेकिन डिमांड करेंगे कहाँ से, कुल घटनाओं में से डिमांड करेंगे। तो जो कुल घटनाएं एस है उसमें से डिमांड शुरू होगी, जिसे आप अनुकूल घटनाएं कहते हैं। और अनुकूल घटनाएं भी याद रखिए, अनुकूल घटनाएं मेरी अपनी अनुकूल हो सकती है, मेरा कुछ और मानना हो सकता है, किसी और कुछ और मांग सकता है, कोई कुछ और मांग सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति ए है और वो जो भी मांग रहा है वो हम ए समुच्चय के अंदर लिख देंगे, जो उसका नाम है वही उसके नाम पे समुच्चय बना दिया। ए व्यक्ति है, वो जो चाहता है, अब ऑब्वियसली बात है कुल घटनाओं में से कुछ ना कुछ मांगेगा। अब ये तो है नहीं पासे में 1 से लेकर 6 तक आएगा वो कहे मुझे तो 7 चाहिए, 7 तो नहीं मांग सकता। तो 1 से लेकर 6 तक है, उसी में से कुछ मांगेगा, या कुछ मत मांगो, कहता भाई कुछ भी नहीं चाहिए,
कोई बात नहीं, खाली छोड़ देंगे। कुछ नहीं चाहिए तो खाली छोड़ देंगे, और कुछ मांगेगा तो वो उसमें डाल देंगे। मान लो उसने कहा कि मुझे 1 और 4 चाहिए, ठीक है, ये उसकी डिमांड होगी, 1 और 4 चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे बी है, बी ने कहा मुझे 2 और 4 और 5 चाहिए, ठीक है, बी को ये चाहिए। अगर बी के ये आ गए तो बी जो है वो जीत जाएगा या खुश हो जाएगा, ये वो हो जाएगा जो वो चाहता है। तो प्रायिकता का सीधा मतलब तो ये होता है कि वो जो चाहता है वो उसको मिल जाए। तो ये 2 4 5 मांग रहा है तो उसको ये मिल जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या है। ऐसे ही मान लो एक सी व्यक्ति है, वो मांग रहा है कि मुझे 5 और 6 चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी घटना जो भी आ रही है, जो भी वो मांग रहे हैं, ये जो अनुकूल घटनाएं हैं, ये आ एस में से रही है, सब कुछ एस में से ही आ रहा है। ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, और चाहे कोई और बंदा होता, सबके सब उपसमुच्चय होते हैं एस के। क्योंकि जो कुछ भी मांग रहे हो कुल घटनाओं में से ही मांग रहे हो। कुल घटनाओं से बाहर आप मांगेंगे तो फिर बेकार है, कोई मतलब ही नहीं बनता ना। भाई 100 नंबर का पेपर है, आप 100 नंबर में से कुछ मांगिए, हे भगवान मुझे 90 दे दे, हे भगवान मुझे 95 दे दे, हे भगवान मुझे 40 दे दे, 30 दे दे, 15 दे दे, लेकिन आपको हे भगवान मुझे 110 दे दे, कोई मतलब नहीं बनता, फिर वो अर्थहीन चीज होगी। भाई 0 से लेकर आप 100 तक नंबर जा रहे हैं, वो आप 0 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर मानिए, ये वैलिड। भगवान से भी अगर मांग रहे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम सही तो मांग रहे हैं। वरना अगर आप भगवान से कहें 110, तो ये इलॉजिकल चीज है जो आप भगवान से मांग रहे हैं, और फिर इसका पूरा होने, जब मांग ही इलॉजिकल है तो पूरी कहां से होगी, है ना। तो ए बी सी जो भी घटनाएं आप मांगते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो उपसमुच्चय होता है एस का। फिर आप आते हैं ए में कितने अवयव हैं, वो एन ए से निकलेगा, एन ए में कितने अवयव हैं, वो हो गया 2 अवयव है। ए में कितने, एन ए, याद रखिए अभी बताया था एन एस, एन एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए द्वारा ए में आने वाले अवयवों की संख्या 2 है। और ये ए कौन है, जो ए व्यक्ति चाहता है कि मेरे ये आए। तो ए क्या चाहता है, यानी ए की अनुकूल घटनाएं कितनी है, 2। बी की अनुकूल घटनाएं कितनी है, बी की अनुकूल घटनाएं हैं 3। सी की अनुकूल घटनाएं कितनी है, 2। 2 3। अब अगर हम ए की प्रायिकता निकालें, ए घटना मतलब ए व्यक्ति जो है, उसकी प्रायिकता क्या है, पी ए होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकलती है, ए की अनुकूल घटनाएं एन ए बटा एन एस, पट्टे में हमेशा एन एस होगा, क्योंकि एन एस क्या है, कुल घटनाएं, एन एस क्या है, कुल घटनाएं। अब देखो थोड़ा समुच्चय रूप दे रहे हैं चीजों को, प्रायिकता को ही समुच्चय रूप में डालने की कोशिश करें ताकि ज्यादा आसानी से चीजें समझी जा सके। अगर आप समुच्चय पे नहीं जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम समुच्चयों पे ना जाएं तो चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए समुच्चय पे चलना पड़ेगा, और समुच्चय पे जाने के बाद में जो समुच्चय के नियम है वो सीधे प्रायिकता में डायरेक्ट काम आ जाते हैं। समुच्चय के नियम सीधे काम आ जाते हैं, कैसे प्रायिकता समुच्चय से कनेक्ट हो रही है वो देखो। तो जब भी आप घटनाएं, कुल घटनाएं बनाएंगे तो वो समुच्चय तो बनाएंगे। कुल घटनाएं क्या होगी, एक समुच्चय होगा। जो आप मांगेंगे वो क्या होगा, वो भी एक समुच्चय होगा, और आपके एस का एक उप समुच्चय होगा। भाई एस में से तो कुछ ना कुछ मांगोगे ना, तो एस में से ही कुछ ना कुछ मांगोगे, तो ए जो होगा वो एस का उप समुच्चय होगा। बी कुछ और मांग रहा है, वो भी एस का उप समुच्चय होगा। सी कुछ मांग रहा है, वो भी उप समुच्चय होगा। ये डैश डैश डैश, ये सारे उप समुच्चय। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि ए जो चाहता है उसकी प्रायिकता क्या है, तो ए की प्रायिकता मतलब पी ए बराबर क्या होगा, ए क्या मांग रहा है, ए के अनुकूल घटनाएं क्या है बटा कुल घटनाएं कितनी है। तो ए के पर अनुकूल घटनाएं कौन सी है, जो ए ने अपने पास रखी हुई है, 2 1 और 4, 2 घटनाएं। तो एन ए बट्टा एन एस में कुल घटनाएं, तो ये आ गया आपका 2 2 बटा 6। तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/3। ऐसे ही आप पी बी निकालो, तो ये हो जाएगा एन बी बटा एन एस, बी के अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, पी सी की प्रायिकता एन सी बटा एन एस, ये प्रायिकताएं आ गई। ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, सी की प्रायिकता। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, 2 नई चीजें ऐड कर सकते हैं।
दो नई चीजें ऐड कर सकते हैं। दो नई चीजें क्या है, अगर मैं कहूं कि मुझे ए तथा बी दोनों को खुश करना है, दोनों को खुश करना है, मतलब ए भी जीत जाए और बी भी जीत जाए, ए तथा बी, जिसे मैं कहूंगा ए और बी। ए और बी का मतलब है ए जो चाहता है वो भी घटित हो, बी जो चाहता है वो भी घटित हो, दोनों की मिलाकर प्रायिकता मैं चाहता हूं कि दोनों की प्रायिकता निकले, दोनों की प्रायिकता निकले, ए की भी निकले और बी की भी निकले, मतलब ए और बी दोनों खुश हो, दोनों खुश हो मतलब दोनों जीते, ए भी जीते और बी भी जीते। लेकिन ए और बी तभी तो जीतेंगे ना जब दोनों एक जगह पे अनुकूल घटनाएं दोनों की कॉमन हो, यानी इंटरसेक्शन। दोनों राजी कहां होंगे, दोनों राजी वहीं होंगे जहां पे दोनों का कॉमन आएगा, जहां पे दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा वहीं तो दोनों जीतेंगे। मैं चाहता हूं ए भी जीते और बी भी जीते, और का मतलब है दोनों जीते। अब दोनों जीते, दोनों तब भी जीत सकते हैं ऐसी घटना घटित हो जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन होंगी तो ए को लगेगा मैं भी जीत गया, बी को लगेगा मैं भी जीत गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 को देखिए, चार, चार दोनों में कॉमन है, अगर 4 आया तो ए को लगेगा मैं जीत गया, ए को लगेगा मैं जीत गया, बी को लगेगा मैं भी जीत गया, ए और बी दोनों जीत जाएंगे। तो इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन में वही चीज आएगी जो कॉमन होगी, और कॉमन होगी तो दोनों जीतेंगे, कॉमन चीज पे दोनों जीतेंगे। 4 आएगा तो ए भी जीतेगा बी भी जीत गया, तो दोनों खुश हो जाएंगे। हाँ अगर 1 आया तो ए जीत जाएगा लेकिन बी हार जाएगा, 2 आ गया तो बी जीत जाएगा परंतु ए हार जाएगा, 5 आ गया तो बी जीत जाएगा ए हार जाएगा, लेकिन 4 आ गया तो दोनों खुश हो जाएंगे। तो ए और बी का मतलब होता है ए और बी दोनों की घटना घटित हो, मतलब दोनों की प्रायिकता सफल हो। इसकी संभावना ए और बी दोनों की संभावना, दोनों की प्रायिकता क्या होगी जीतने की, तो दोनों की प्रायिकता होगी दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट सिर्फ एक है 4। तो P और B की प्रायिकता P A और B, जिसे हम P A इंटरसेक्शन B के नाम से जानेंगे, और इसको P A गुणा B भी कहते हैं, इसे A B भी कहते हैं, इसे A B भी कहा जाता है। और ये होती है A इंटरसेक्शन B में कॉमन अवयव बटा कुल अवयव, बटे में तो हमेशा कुल अवयव ही रहेंगे। ए और बी का कॉमन निकाल लो और कॉमन निकाल के कुल अवयवों का, कुल घटनाओं का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा ए और बी, ए और बी, हिंदी वाला और, या तथा बोल दो, तो वो इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। जब आप ये चाहते हैं कि दोनों जीते, इसका मतलब आप इंटरसेक्शन चाहते हैं। जब आप ये चाहते हैं कि दोनों जीते, दोनों जीते मतलब आप इंटरसेक्शन चाहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब वो स्थितियां निकालो जो दोनों में कॉमन है ताकि दोनों जीत सके। तो कॉमन परिस्थितियां निकाली, सिर्फ 4 आई, तो एक घटना है जहां पे दोनों जीतेंगे, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/, अब यहाँ पे कितना हो गया 1/6, दोनों के जीतने की संभावना है 1/6। अब एक और घटना आती है जिसमें हम कहते हैं ए यूनियन बी, कि भाई कोई भी जीते, राम जीते चाहे श्याम जीते और चाहे दोनों जीते, लेकिन जीते, जीते मेरे ही बच्चे, है ना। जब आप ये सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे जीते, मेरे 2 बच्चे हैं ए और बी, तो दोनों में से कोई भी जीते, ए जीते कोई बात नहीं, बी हार जाए कोई बात नहीं, ए जीते बी हार जाए, या बी जीते ए हार जाए, या ए और बी दोनों जीत जाए, लेकिन जीते कोई इनमें से ही, तो इसे कहते हैं ए या बी, जिसे ए यूनियन बी दर्शाया जाता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आप वो घटनाएं शामिल करते हैं जिसमें चाहे तो ए जीते, चाहे बी जीते, चाहे दोनों जीते, लेकिन कोई तो जीते। जैसे अभी इसमें देखें, पहले ए को जितवाते हैं, ए जीत जाएगा, अगर 1 आ गया या 4 आ गया तो ए जीत जाएगा, तो ये मैंने ए को ले लिया, 1 और 4 आ गया, 1 और 4 आ गया, इसमें ए जीत जाएगा। अब चाहे बी मत जीतो कोई दिक्कत नहीं, ए जीत रहा है ना तो भी चल जाएगा। अब बी को भी ले लो, खाली बी जीत रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5, 4 तो हो चुका है तो 4 को लेंगे नहीं, 2 और 5 ये लो। अब इस केस में बी जीत रहा है, लेकिन इन चारों घटनाओं पे आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई जीत रहा है, ए और बी में से कम एक जीत रहा है, कम से कम एक जीत रहा है, कम से कम, इसे कहा जाता है कम से कम एक।
एक बेटा आपका जीत रहा है, चाहे ए जीते, अभी आप यहाँ पे देखो मैं गोला खींचता हूँ जिससे पता लग जाएगा, इस केस में ए जीत रहा है, बी हार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जीत रहा है ना, जीत तो आपका ही बंदा रहा है, ठीक। डन। यहाँ पे दोनों जीत रहे हैं, यहाँ दोनों जीत रहे हैं, यहाँ खाली बी जीत रहे हैं, यहाँ खाली बी जीत रहे हैं, लेकिन चारों ही घटनाओं में आपका ए या बी में से कोई ना कोई जीत रहा है, एटलीस्ट कोई ना कोई एक जीत रहा है, चाहे ए जीते, चाहे बी जीते, चाहे दोनों जीते। तो इसका मतलब ए यूनियन बी से बाहर कौन बचेगा, इससे बाहर कौन बचेगा, जिससे हम बोलेंगे ए यूनियन बी का डैश। डैश का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है कि ए और बी में से कोई ना जीते, ए और बी में से कोई ना जीते, कोई भी ना जीते, तो आप क्या करते हैं, टोटल घटनाओं एस में से कोई ना कोई जीतने वाली घटना को माइनस कर देते हैं, तो फिर जो बचेगा वो घटनाएं वो बचेगी जिसमें ना तो आपका ए जीतेगा ना आपका बी जीतेगा, यानी 3 बच गया, 1 4 3 बच गया और 6 बच गया। 3 और 6 वो घटनाएं होगी जब ना तो आपका कोई ए जीतेगा ना आपका कोई बी जीतेगा। अब 3 पे ए और बी दोनों नहीं जीत रहे, है ना, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी, ए या बी दोनों में से कोई ना जीते, दोनों में से कोई भी ना जीते, मतलब आपको ए यूनियन बी का डैश निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। अभी इस पे नहीं पे थोड़ी सी और बात करेंगे। तो ये घटना होगी, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी कहा जाता है, कई किताबें प्लस कहती है इसको, है ना, प्लस बी कहती है, तो ए प्लस बी बराबर होता है ए यूनियन बी में अवयव बटा कुल अवयव, ए यूनियन बी में अवयव बटा कुल अवयव। तो ए यूनियन बी में आपका आ जाएगा 4 अवयव, 4/6, 2/3, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। अब हम एक चीज यहाँ पे गौर कर सकते हैं, अवयवों की संख्या के आधार पे बात करें तो एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो कहता है, कि यूनियन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, यूनियन में और इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या का जोड़ बराबर होता है ए में अवयव प्लस बी में अवयव। ये समुच्चय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कहता है कि यूनियन में और इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या का जोड़ ए और बी में अवयवों की संख्या के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला काम करता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में एन एस का भाग दे दूं, तो ए यूनियन बी बटा एन एस प्लस ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस, एन ए बटा एन एस, तो ये सब की सब चेंज हो जाएगा प्रायिकता में, यानी बड़े ही आसानी से समुच्चय सिद्धांत के फॉर्मूले प्रायिकता के फॉर्मूले बन जाते हैं। सिर्फ एनएस का भाग देते ही, जैसे आप एनएस का भाग दोगे ये आपके प्रायिकता के फॉर्मूले बन जाएंगे। ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता। ये लो, ये फॉर्मूले चेंज हो गए। तो इसका मतलब समुच्चय सिद्धांत का कोई भी फॉर्मूला आराम से इजीली कन्वर्ट हो जाता है प्रायिकता के फॉर्मूले में। खाली एनएस का भाग दो, एनएस का भाग देते ही वो नंबर ऑफ एलिमेंट से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अभी तो ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी में जो अवयव है उनकी संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव है उनकी संख्या, इन दोनों का जोड़ ए और बी में जो अवयवों की संख्या उनके जोड़ के बराबर होता है। यहाँ तो संख्या की बातें चल रही है और यहाँ पे प्रायिकता की बातें चल रही है, तो संख्या की बातें और प्रायिकता की बातें एक ही होती है। जिसमें संख्या है उसमें प्रायिकता है, जिसके पास जितनी संख्याएं हैं वो प्रायिकता में चेंज हो जाती है, सीधी सी बात है ना। तो संख्या ही प्रायिकता है एक तरह से। तो ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अब एक चीज और डालते हैं जिसमें होता है ए घटना में जो भी घटना घटित हो रही है, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एस बराबर था हमारा 1 2 3 एंड 4, तो ए में हमारी घटनाएं थी 1 और 4, ठीक है। जो अवयव ए में आ गए सो ए में आ गए,
जो अवयव ए में आ गए सो ए में आ गए, जो ए में नहीं आए वो फिर ए के डैश में आते हैं। ए का डैश का मतलब ए से बाहर, जो ए में नहीं है, ए में नहीं है वो है 2, 3, 5 और 6। इसे ए नहीं कहा जाता है। ए नहीं का मतलब जो ए में नहीं है, यानी अगर प्रायिकता के दृष्टिकोण से देखें, एन ए मतलब जो ए में है, ए डैश जो ए में नहीं है, तो ए में नहीं है इसका मतलब ए घटना घटित नहीं होगी। ए में नहीं है इसका मतलब ए घटना, अब 2 आ रहा है तो क्या ए घटित होता है? नहीं, क्योंकि ए घटित तो तब होता जब 1 और 4 आता। तो ए नहीं का मतलब है इसमें ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो ए डैश की प्रायिकता का मतलब हुआ ए के नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि ए डैश में कोई ए है ही नहीं, ए का कोई अवयव यहाँ है ही नहीं। ए डैश का मतलब इसमें कोई ए का अवयव है ही नहीं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ए नहीं का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब होता है कि ए को छोड़ के तो आपने बनाया है। ए डैश कैसे बना होगा? ए डैश बना है, आपने एस में से ए को माइनस किया है तो ए डैश बना है, यानी ए को छोड़ने पर ही तो ए डैश बना है। तो फिर ए डैश में वो आएगा जो ए में है ही नहीं। इसका मतलब ए डैश की प्रायिकता का मतलब हुआ ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के नहीं होने की प्रायिकता, यही हुआ। तो अगर मैं ए डैश की प्रायिकता निकालता हूं पी ए डैश, तो इसका अर्थ ये होगा ए घटना के न होने की प्रायिकता, क्योंकि इसमें ए की कोई भी घटना नहीं है। ए घटना के नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि इसमें ए की कोई भी घटना नहीं है, इसलिए इसे कहा जाएगा कि ए के घटित न होने की प्रायिकता। सही है नहीं है? क्योंकि इसमें ए डैश होने का मतलब यही है कि आपने ए की सारी घटनाएं बाहर निकाल दी, ए की सारी घटनाएं बाहर निकाल दी, इसमें ए की कोई घटना बची नहीं, इसमें ए की कोई घटना आपके पास बची नहीं, तो बची नहीं तो ए घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको मिल गई है। ए घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको मिल गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला वाइज हम देख सकते हैं कि जितने अवयव ए ने कवर किए हैं, जितने अवयव ए ने कवर किए हैं प्लस जितने ए डैश ने कवर किए हैं, दोनों को अगर जोड़ लूं तो ये एन एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एस के जो अवयव हैं वो जितने ए ने कवर कर लिए उतने तो ए ने कवर कर लिए, और जो ए ने कवर नहीं किए होंगे वो ए डैश में चले गए होंगे। टोटल तो यही रहने वाले, जितने ए ने कवर कर लिए होंगे उतने ए ने कवर कर लिए होंगे, जो ए नहीं कवर कर पाया होगा वो ए के नहीं में चले जाएंगे। जैसे 1 और 4 ए में आ गए, तो 1 और 4 के अलावा जो बच गए वो ए डैश में चले गए। तो ए में अवयव और ए डैश में अवयव दोनों का जोड़ मिला के एस के अवयवों के बराबर होगा। जितने एस में अवयव है, क्योंकि फिर से उसमें 6 अवयव थे तो 6 में से 2 अगर ए में चले गए तो बचे हुए 4 किस में चले गए होंगे? ए डैश में, क्योंकि यहाँ तो 2 ही समुच्चय है, या तो ए है या फिर ए डैश है। तो जो ए में चला गया सो ए में चला गया, और जो ए में नहीं गया वो फिर ए के डैश में चला गया। सही है ना? अब मैं अगर इसमें एन एस का भाग दे दूं, ये एन एस का भाग दे दिया, ये 1 हो गया, ये होगी ए की प्रायिकता, ये होगी ए डैश की प्रायिकता। ए के होने की प्रायिकता और एक के न होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होता है। तो अगर आपको होने की प्रायिकता पता है तो आपको नहीं होने की प्रायिकता भी मिल जाएगी। अगर किसी के होने की प्रायिकता 0.2 है तो नहीं होने की प्रायिकता 0.8 है, क्योंकि दोनों मिलाकर 1 होते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हमारे पास तैयार हो गया, होने का और नहीं होने का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपको समुच्चय सिद्धांत के जो फॉर्मूले उसको एज इट इज लाना है, सीधा जिया का जिया पड़े बिया का बिया उठा लो और यहाँ पर चेंज कराकर बने प्रायिकता का फॉर्मूला ले जाओ। एक्सचेंज ऑफर है, यूं समझो कि एक्सचेंज ऑफर है। एक्सचेंज ऑफर जी करे बिया है कि भाई थारा समुच्चय सिद्धांत का फॉर्मूला ले आओ और प्रायिकता का फॉर्मूला ले जाओ। ट्राई करा, जैसे एक ही लेते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का समुच्चय में क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का समुच्चय में क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए तो जीते, लेकिन ए वही जीते जब बी हारे। बी का हारना जरूरी है। ए जीते लेकिन जीत वो हो जिसमें बी हारे। तो
ए परंतु बी नहीं, शर्त है परंतु बी नहीं। खाली देखो, खाली ए का मतलब होता है ए जीते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बी उसके साथ में जीत रहा है तो कोई बात नहीं। मैं जीतूं, मेरे साथ कोई और जीत रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जीता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बी हार रहा है या जीत रहा है। मेरा लेना देना मेरे साथ है। जब हम ए बोलते हैं तो ए का मतलब है ए के जीतने की प्रायिकता। और जब बोलते हैं ए माइनस बी का मतलब होता है ए जीते परंतु बी हारना चाहिए, यानी बी को निकाल दो, ए में से बी को निकाल दो ताकि बी ना जीत सके। ए माइनस बी, ये था आपका ए। केवल वो कंडीशन लो जिसमें ए जीते परंतु बी ना जीते। तो बी की आपकी ये थी, बी था हमारे पास 2 4 5। ए माइनस बी का मतलब हुआ आपने ए में से बी को निकाल दिया ताकि बी ना जीत सके। ए में से बी को माइनस कर दिया, ये रहा ए में से बी को घटाया तो 4 हट गया, बच गया खाली एक। केवल वो घटना रख ली जिसमें केवल ए जीतता हो, केवल ए जीतता हो और बी हारता हो। ए माइनस बी में और ए में फर्क है। अब जब बोलते हैं ए घटना और जब आप बोलते हैं बी घटना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि भैया ए को आप जिता रहे हैं, इस बार ए को आप जिता रहे हैं, लेकिन इस बार खाली ए को नहीं जिता रहे हैं, साथ में ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बी हार रहा हो। ए जीत रहा हो, बी हार रहा हो। तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए जीते और बी हारे, ए जीते और बी हारे, बी नॉट का मतलब बी हारे, ए तो जीते बी हारे। इंटरसेक्शन का मतलब और का मतलब दोनों घटनाएं, दोनों घटनाएं हो रही है, मतलब ए जीत रहा है, बी हार रहा है। तो ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश बी कहा जाता है समुच्चय सिद्धांत में, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, ये दोनों बातें एक होती है, ए माइनस बी बोलो या ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलो, ये एक ही बात है। सोचो कि क्या कह रहा हूं मैं, ए माइनस बी में और ए में क्या अंतर है? ए माइनस बी का मतलब है आप ए को जिताना चाहते हैं, बिल्कुल ए आगे है मतलब आप ए को जिताना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बी हारना चाहिए। अब अगर आप खाली 4 को भी ले लोगे तो उस केस में बी जीत जाएगा और बी नहीं जीतना चाहिए। ए जीते इसका मतलब एक ही घटनाएं आनी चाहिए, लेकिन एक ही घटनाओं में से जहां जहां बी जीत रहा है वो वहां निकाल दो। अब आपने 2 और 5 क्यों नहीं घटाया? कि 2 और 5 पे बी जीत रहा है तो वो वैसे नहीं चाहिए, बी को तो निकालना ही है, तो 2 और 5 तो निकालना, बी जीत रहा है, बी जीतना नहीं चाहिए, ए माइनस बी का मतलब बी नहीं जीतना चाहिए। तो 2 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, 5 भी निकल गया, और 4 वहां था, 4 वहां से भी निकल गया। क्यों? क्योंकि ए में भी अगर 4 हुआ तो बी जीत जाएगा, तो बी के जीतने के जहां जहां भी नामो निशान है वो मिटा दो, और जहां ए जीते बस वो रख लो। तो फिर ए में चले जाओ और ए में देख लो जहां सिर्फ ए जीतता हो और बी हार रहा हो, यानी बी जहां जीत रहा हो वो निकाल दो, ए में से वो निकाल दो जहां बी जीत रहा हो, तो केवल वो बच जाएगा जहां ए जीत रहा है, केवल ए जीत रहा है। तो ये ए माइनस बी हो गया, तो ये ए माइनस बी हो गया। अब ए माइनस बी जो होता है समुच्चय सिद्धांत के हिसाब से बराबर होता है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए माइनस ए में से जो कॉमन अवयव है वो बाहर निकाल दो। ए माइनस बी में जो अवयवों की संख्या होती है, ए माइनस बी में से, ए माइनस बी में जो अवयव होते हैं वो कितने अवयव होते हैं? ए माइनस बी में अवयव होते हैं, वो होते हैं ए में जो अवयव होते हैं उसमें से जो इंटरसेक्शन में जो अवयव होते हैं उनको माइनस कर दो, क्योंकि अगर हम समुच्चय सिद्धांत में देखें तो वो यही तो है, ये हमारा है कुल घटनाएं, मतलब जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो सारी इस आयत में हमने डाल दी। इस आयत में सारी घटनाएं हैं, सारी घटनाएं, ये सारी घटनाएं, टोटल घटनाएं। अब इन टोटल घटनाओं में से हर पॉइंट एक घटना को निरूपित करता है, हर बिंदु एक घटना को बता रहा है। मान लीजिए 10 टीम है, तो 10 टीम में एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को जिता रहा है, एक पॉइंट इंडिया को जिता रहा है, एक साउथ अफ्रीका को जिता रहा है, ये सारे पॉइंट हो गए। फिर ए जो है वो चाहता है कि ये पॉइंट मेरे हों, मतलब ये चीजें जीते, ए ये चाहता है। बी ये चाहता है कि ये जीते, ये लोग जीते हैं जो बी के अंदर आ गए, बी इनको जिताना चाहता है, ए इनको जिताना चाहता है। कहीं पे दोनों एग्री भी है कि भाई ये वाला बंदा जीत जाए
तो हम दोनों ही, जैसे 4 को जिता रहे थे ना, 4 को दोनों ही जिता रहे थे, तो वैसा एक पॉइंट भी है जहाँ पे दोनों एग्री कि ठीक है ये जीत जाए तो हम दोनों ही खुश है। कई बार हो जाता है टीम, आपकी टीम हार जाती है तो फिर आप दूसरी टीम को चीयर्स करने लग जाते हैं, है ना। या फिर आपकी टीम गेम से बाहर होने वाली है, आपको पता लगता है अगर वो टीम जीत गई तो आपकी टीम फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो ये कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप दोनों एक चीज पे एग्री हो गए, ठीक है चलो हम इस टीम को जितवाते हैं, अगर ये जीत गई तो दोनों का भला हो जाएगा। तो ये वो कॉमन पार्ट है, इसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये ए इंटरसेक्शन बी है जहां पे दोनों खुश है, जहां दोनों जीत जाएंगे, है ना। और ये आपका ए यूनियन बी है। इस हिस्से में चाहे ए जीते चाहे बी जीते, इस हिस्से में कोई ना कोई तो जीत रहा है। ये है ए यूनियन बी। अब इस केस में कोई भी जीत रहा हो परंतु जीत रहा है, यहां मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट, यहां केवल ए जीत रहा है, केवल ए जीत रहा है, केवल ए जीत रहा है, केवल बी जीत रहा है, केवल बी जीत रहा है, केवल बी जीत रहा है, ए और बी दोनों जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहा है। यहाँ पे ये ए यूनियन बी है, यहाँ पे कोई भी जीते परंतु जीत रहा है, यहाँ कोई भी जीते परंतु जीत रहा है, अपना ही बंदा जीत रहा है, ए जीते चाहे बी जीते चाहे दोनों जीते, लेकिन अपना ही बंदा जीत रहा है। इससे बाहर अगर हम आए तो यहाँ पे ना ए जीतेगा ना बी जीतेगा। बाहर आए तो यहाँ पे ना ए जीत रहा है ना बी जीत रहा है, ये बाहर आ गया, ए यूनियन बी के बाहर आ गया। इस हिस्से को आ जाता है ए यूनियन बी का डैश। मतलब ना तो ए जीते ना बी जीते, ना ए जीते ना बी जीते, दोनों ही ना जीते, ये हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी ये वाला हिस्सा होता है जहां केवल ए जीत रहा है, केवल ए, बी नहीं जीत रहा, इसे ए माइनस बी कहा जाता है। अब ए माइनस बी कितना होता है, ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो खाली ए बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता बनाना चाहते हो एन एस का भाग दे दो, एन एस का भाग देते ही ये प्रायिकताओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी समुच्चय सिद्धांत के फॉर्मूले हैं, इन सबको प्रायिकता के फॉर्मूले में बदल लो और फिर समुच्चय सिद्धांत की सहायता से हम प्रायिकता को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बन गया ए माइनस बी की प्रायिकता। ए माइनस बी की प्रायिकता का मतलब है ऐसी प्रायिकता जिसमें ए घटना तो घटित हो परंतु बी घटना घटित ना हो। पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका प्रायिकता का एक फॉर्मूला और बन गया, लेकिन फॉर्मूले के अंदर जो मायने हैं उनको पकड़ो, क्योंकि ए माइनस बी नहीं है। ए माइनस बी का एक मायने है, एक मतलब है, एक अर्थ है। क्या है ए माइनस बी का? जब कभी भी आप ऐसा चाहते हो, जब कभी भी आप ऐसा चाहते हो कि ए घटना तो घटित हो परंतु बी घटना घटित ना हो, इसका मतलब आप ए माइनस बी की रिक्वायरमेंट कर रहे हो। ये सारी घटनाएं किसी ना किसी चीज को निरूपित कर रही है, चाहे वो ए यूनियन बी हो, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी हो, चाहे वो ए माइनस बी हो, ये कुछ ना कुछ तो बोल रही है ना, किसी न किसी चीज को तो निरूपित कर रही है। वो क्या है, इसके मायने क्या है, उस पर गौर करो ताकि आप प्रायिकता को पकड़ सको कि हम किस चीज की प्रायिकता जब निकालना चाहते हैं तो उसका क्या सिंबल होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। ए यूनियन बी में क्या चाहते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि भैया मेरा ही आदमी, कम से कम हमारा एक व्यक्ति जीते, मेरे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति में से कोई मेरा व्यक्ति जीते, तो आप ए यूनियन बी की डिमांड कर रहे हैं। जब आप ये चाहें कि मेरे दोनों ही जीते तो आप ए इंटरसेक्शन बी की डिमांड कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि ए नहीं जीते, ए नहीं जीते, फिर चाहे कोई जीते कोई हारे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ए नहीं जीतना चाहिए, मतलब मैं घोर विरोधी हूं ए का कि ए ना जीते, इसका मतलब आप ए डैश की प्रायिकता चाहते हैं। अगर आप ए को जितवाना चाहते हैं मतलब आप ए की प्रायिकता चाहते हैं। ए को बिल्कुल भी नहीं जितवाना चाहते, आप कहते हैं ए नहीं जीतना चाहिए, तो इसका मतलब ए डैश की प्रायिकता चाहते हैं, है ना। तो वो क्या चाहते हैं उसको सिंबल्स में देखिए कि वो सिंबल में क्या मायने रखता है। ए किसके लिए है, ए डैश किसके लिए है, बी किसके लिए है, बी डैश किसके लिए, ए माइनस बी किसके लिए, ए यूनियन बी किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए, ये सब किस चीज को दर्शाते हैं ताकि उस चीज को समझा जा सके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आगे। जैसे ए डैश
मतलब बताओ, b माइनस ए का क्या मतलब होगा? b माइनस ए में कौन सी घटनाएं आएंगी? b माइनस ए का क्या मतलब हुआ? आप क्या मांग रहे हैं? b माइनस ए अगर आप मांगते हैं तो b माइनस ए का मतलब क्या होता है? b जीते परंतु ए हारे, है ना? और इसी बात का मतलब ये हो गया, b तथा ए डैश। बी जीते परंतु ए हारे, हारे का मतलब डैश। और मतलब आप दोनों एक साथ चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं, आप चाहते हैं सेम टाइम पर बी जीते ए हारे। मतलब मुझे वो जीत नहीं चाहिए जिसमें बी जीते, मुझे वो जीत चाहिए जिसमें बी जीते उस समय ए हारा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं खाली बी जीत गया ना। बी माइनस ए की रिक्वायरमेंट को समझिए कि बी माइनस ए का अर्थ क्या है। बी माइनस ए का अर्थ है कि आप केवल उसी जीत को सेलिब्रेट करेंगे बी की जिसमें साथ में ए हारा हुआ भी हो। एक टाइम पे सेम बी की जीत, वही जीत बी की मायने रखेगी आपके लिए जिसमें सेम टाइम पे ए हार रहा हो भी हो। ऐसे नहीं कि ए जीत भी रहा हो या हार रहा हो, ए से कोई मतलब ना हो। बी माइनस ए का मतलब है आप बी की केवल उन्हीं जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें ए हार रहा हो। मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं, उस समय बी जीत रहा है और ए हार रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मायने होगा? इसका मतलब है ए हारे तथा बी हारे। ए भी हारे, बी भी सेम टाइम पर ए और बी दोनों हारने चाहिए। सेम टाइम पर दोनों हारने चाहिए। सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे सिर्फ वही बिंदु आपको लेने हैं, वही घटनाएं चुननी है जिसमें ए भी हार रहा हो और बी भी हार रहा हो। जैसे आ जाओ, अभी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एस था, जैसे इसको देखो, इसमें मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाता हूं और जैसे मैंने इसकी परिभाषा को बनाया उस हिसाब से बनाता हूं। सबसे पहले एक एक पे आ जाते हैं। क्या एक आएगा? एक नहीं आएगा। एक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए हारना चाहिए। ए हार रहा है? नहीं, ए नहीं हार रहा क्योंकि ए तो एक पर जीत, एक नहीं आएगा। एक तो कैंसिल हो गया, एक नहीं आएगा। अच्छा, क्या दो आएगा? दो पे एक हार रहा है, ठीक है, डन। एक हार रहा है, डन। लेकिन सिर्फ ए का हारना ही पर्याप्त नहीं है, बी को भी हारना पड़ेगा। तो क्या दो पे बी हार रहा है? जवाब है नहीं, नहीं हार रहा, इसलिए दो नहीं आएगा। क्योंकि एक समय पे ही एक बिंदु पे दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। जैसे अभी हमारा जो रूल चला था 40% वाला, उसमें क्या था? उसमें यही तो था, जीके भी पास होना चाहिए और मैथ्स भी पास होनी चाहिए, दोनों में 40-40 आने चाहिए। दोनों में 40-40 आने चाहिए, वरना ये होता कि भाई कहीं भी एक 40 ले आओ चल जाएगा, चाहे इसमें 40 ले आओ चाहे उसमें 40 ले आओ, एक में 40 ले आओ चल जाएगा, या दोनों को मिला के 40 ले आओ। लेकिन कहा नहीं, दोनों में अलग अलग 40 चाहिए, एक साथ 40 आने चाहिए, मतलब इसमें भी 40 और उसमें भी 40। तो वो जो रूल है जो दोनों में अनिवार्यता डाल देता है कि भाई दोनों होना चाहिए। इंटरसेक्शन आने का मतलब है आप दोनों चीजें आपको सेम टाइम पे पूरी करनी पड़ेगी। आपका जो भी बिंदु है उस बिंदु को दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी।
ऐसे 3 पे आए, 3 को ट्राई किया, 3 पे ए हार रहा है, बिल्कुल हार रहा है, डन। 3 पे बी हार रहा है, हाँ जी बी हार रहा है, तो 3 आ गया। फिर 4 पे आ जाओ, 4 पे ए हार रहा है, नहीं हार रहा, नहीं चलेगा। 5 पे आ जाओ, 5 में क्या ए हार रहा है, ए हार रहा है, हाँ जी। बी हार रहा है, नहीं हार रहा, 5 भी नहीं चलेगा। 6 पे ए हार रहा है, हाँ हार रहा है, बी हार रहा है, हाँ, 3 6। ये होता है इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, क्लियर हो? ये बात समझ में आ गई? ओनली 3 ही, 3 और 6, 3 आ गया और 6 आ गया। 3 भी दोनों में नहीं है, 6 भी दोनों में नहीं है, मतलब 3 पे भी दोनों हारेंगे और 6 पे भी दोनों हारेंगे, तो 3 और 6 होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/6। अब ऐसे केसों में समुच्चय सिद्धांत हमारी मदद कर देता है। समुच्चय सिद्धांत कहता है क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आओ मेरे पास, मेरे पास कुछ रूल है जो मैं तुम्हें दे देता हूं, जिससे ये चीजें तुम्हारी और आसान हो जाएगी। अगर तुम्हें इतनी बड़ी चीज निकालनी हो तो घबराओ मत, मेरे पास इसका एक उपाय है। जब भी आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तो आप ए यूनियन बी का डैश निकाल लो, ये सेम ही चीज होता है, ये सेम चीज होती है, ये सेम चीज होती है। ऐसे ही ए का डैश यूनियन बी का डैश हो तो ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये सेम चीज होती है। इसे कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये जो समुच्चय सिद्धांत के रूल है, ये हमारी इस चीज को आसान कर देंगे। जब हमें पॉइंट्स निकालने होंगे, जब घटनाएं निकालनी होगी, तो घटनाओं निकालने में ये हमारी मदद कर देंगे। ये कह रहे हैं कि ये निकालने के बजाय आप ये निकाल लो, ये निकालने के बजाय ये निकाल लो। अब ये कैसे आसान हुआ उस पर आते हैं कि भाई इससे हमें क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि हमें मान लो इसकी प्रायिकता निकालनी है ना, हमें इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, और हमारा समुच्चय सिद्धांत कहता है कि ये चीज तो इस चीज के बराबर है, तो इसकी प्रायिकता भी यही होगी, इसकी प्रायिकता भी यही होगी। जब दो चीजें बराबर है तो उनकी प्रायिकता भी बराबर है, जब दो चीजें बराबर है तो उनकी प्रायिकता भी बराबर है। तो डी मॉर्गन थ्योरम से ये चीज बराबर है, ये चीज बराबर है तो उनकी प्रायिकता भी बराबर है। और हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, देखो ये क्या है, ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रायिकता। जब भी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको निकालनी हो तो आप कुल घटनाओं की प्रायिकता में से, यानी 1 में से 1 माइनस होने की प्रायिकता निकाल लो, है ना। जिसे मैं कहता हूं होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1 होता है। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो एक में से होने की प्रायिकता निकाल दो, तो वो नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है, क्योंकि होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1 होता है। होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1 होता है। जितनी घटना होने की है बची हुई नहीं होने की होगी, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। 100% में से जितना भी होने की प्रायिकता जितना कवर करती है उतना कवर कर ले, बची हुई प्रायिकता नहीं होने की हो जाएगी। तो अगर आपको अब नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस होने की प्रायिकता घटा दो। तो अब ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दो, आपकी ये प्रायिकता आ जाएगी। चलो अब इसको दूसरे तरीके से इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ए यूनियन बी करूंगा, ए यूनियन बी मेरा आ जाएगा 1 2 4 5, दोनों घटनाओं को एक साथ कर दिया, 1 2 4 5, तो ये हो गया 4/6, 1 माइनस 4/6 घटाने पर 2/6, 1/3। पिछली बार क्या आई थी 1/3, इस बार क्या आई 1/3। बात बराबर है, वही प्रायिकता पिछली बार थी वही प्रायिकता। ये गणित है, गणित सही है और बहुत सॉलिड है। आप ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, बस सही करो। इंपॉर्टेंट चीज है सही करो, सही करोगे तो आपके पास ढेर सारे रास्ते हैं चीजों तक पहुंचने के, ढेर सारे रास्ते हैं चीजों तक पहुंचने के, अलग अलग तरीके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन पहुंचाएंगे एक ही जगह अगर हम सही कर रहे हैं तो वही सही पे फोकस किया। इस तरीके से समुच्चय सिद्धांत के जो रूल है वो सारे के सारे आपके डायरेक्टली काम आ जाएंगे प्रायिकता के अंदर। ये सबके सब रूल प्रायिकता के रूल बन जाएंगे। जितने के जितने फॉर्मूले हैं सबके सब कुछ और नहीं बल्कि प्रायिकता के सूत्र हैं,
सब के सब प्रायिकता के सूत्र है। बात समझ में आ गई ये वाली? ये क्लियर हुआ हम क्या कर रहे हैं बातें? कैसे समुच्चय सिद्धांत प्रायिकता से सीधा जुड़ता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी प्रायिकताएं वाली कहानी हो ही गई। अब एक और प्रायिकता है। प्रायिकताओं में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हैं जिनकी बात कर लेते हैं। एक होता है अपवर्जी घटनाएं। जिसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी कोई गेम होता है, गेम में एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत शुद्धता से नियम बनाए जाते हैं। वो बड़ा इरिटेटिंग होता है। मान लीजिए आप चेस मैच देख रहे हैं, है ना, चेस का मैच हो रहा है, चेस का मैच देख रहे हैं। आप क्या नहीं चाहेंगे चेस के मैच में? एक आपने इंडियन प्लेयर खेल रहा है, एक मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है या कोई और प्लेयर कहीं विदेशी प्लेयर है वो खेल रहा है। आप मैच में क्या नहीं चाहते? आप मैच में एक चीज नहीं चाहते कि मैच ड्रॉ ना हो जाए। ये जो ड्रॉ होना है ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचाता। आदमी, अगर कोई प्लेयर जो मैच देख रहा है, अगर टीम हारती है तो उसको बहुत दुख होता है, टीम जीतती है उसको बहुत खुशी होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब मैच टाई हो जाता है। क्योंकि टाई होने के बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब मैं भिंडी की सब्जी खाऊं भी टाइम यहाँ की स्थिति में पहुंच जाऊं, समझ में को नहीं आवे। आप भिंडी मीठी है, खारी है, फीकी है, नमकीन है, अब भिंडी की सब्जी खाओ ना थे तार में से कोई खाया है। और देखो भिंडी जिनको फेवरेट है वो अपने आप को अलग रखिएगा, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। जिनको भिंडी से उसी तरीके से भावनाएं हैं जिस तरीके से मेरी है, कि जब भिंडी की सब्जी खाता हूँ तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं कौन से स्टेट में हूँ। मतलब अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, नहीं, दोनों ही समझ में नहीं आ रही वो समझ में ही नहीं आ रही कि वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। ऐसा लग रहा है वो टेस्ट लेस है, और टेस्ट लेस होने की वजह से स्वादहीन है, तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या आ रहा है। मतलब वो अच्छी है वो भी नहीं पता लग रहा, वो बुरी है वो भी कड़वी होती तो बुरी भी लगती, वो कड़वी भी नहीं है। अच्छा, मीठी होती, थोड़ी नमकीन होती तो भी समझ में आता, वो भी नहीं है। तो कुछ नहीं है, तो ऐसी जगह छोड़ दिया जहां घर का ना छोड़ा ना घाट का। तो कोई भी प्लेयर गेम बनाने वाले हो चाहे प्लेयर मैच देखने वाले हो, दोनों को ही सबसे ज्यादा मुश्किल समय वो होता है जब टीम टाई हो जाती है, मैच टाई हो जाता है। क्योंकि उस केस में आप ऐसी स्थिति में होते हैं, ना आप खुश होते हैं ना आप दुखी होते हैं, जो कि सबसे बुरा होता है ना। वो स्थिति सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते। क्या बोले अब? ना टीम जीती है ना टीम हारी है, ना आप हारे हुए हैं ना आप जीते हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं, इसलिए कोशिश की जाती है, हर टीम जो नियम बनाती है ना, वो ऐसी टीम बनाते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला जो मैच हुआ था जिसमें लास्ट में सिक्का वो बाउंड्री से विजेता घोषित किया था, तो कितनी भयंकर बदनामी हुई थी कि भाई क्या रूल बनाया आपने। रूल तो थोड़े ढंग से बनाने चाहिए थे, ये कोई तरीका था क्या? और अगर उस दिन बाउंड्रीज बराबर हो जाती तो शायद हमें एक और, मतलब और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बुरा रूप देखने को मिलता। वो टॉस करके जिताते, यानी फाइनल मैच टॉस करके तय हो रहा है। फाइनल मैच में टॉस करके तय हो रहा है कि कौन जीता है। कितनी बेइज्जती वाली स्थिति होती होगी सोचो। अगर उस दिन इत्तेफाकन एक चीज और बराबर हो जाती, बाकी सब बराबर हो गए थे, एक चीज और बराबर हो जाती कि उस दिन अगर वो भी बराबर हो जाते, बाउंड्रीज भी बराबर हो जाती, तो अंतिम फैसला होता सिक्का उछाल के। और सिक्का उछाल के अगर वो तय करते, और
और वर्ल्ड कप का फाइनल आप सिक्का उछाल के तय कर रहे हैं, बताओ फिर क्या गेम रहा, क्या हो रहा। तो ये सब बुरी स्थिति होती है। जो गेम को बनाने वाले होते हैं, नियम बनाने वाले होते हैं, वो एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, दोनों एक साथ ना जीते, दोनों एक साथ ना जीते। ये सबसे जरूरी होता है कि दोनों एक साथ ना जीते, है ना। क्योंकि कोई आते कोई तकलीफ नहीं है। देखो, आपको लग रहा होगा कि वो दुख है। आपकी टीम अगर मान लो अभी जैसे इंडिया जीती, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती तो भी आप बहुत दुखी होते। फाइनली आप किसी एक्सप्रेशन में तो होते, किसी स्टेट में तो होते, आप बहुत दुखी होते, परेशान होते, रोते, बिलखते, लेकिन आप एटलीस्ट किसी स्टेट में तो होते। इंडिया जीत गई, आप बहुत खुश है, तो भी आप एक स्टेट में। लेकिन अगर इंडिया ना जीतती ना हारती, मैच टाई हो जाता और दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया जाता, उस केस में क्या होता? उस केस में कोई स्टेट ही नहीं होती आपके पास। तो वो ज्यादा बुरी स्टेट हो जाती है, जिसको इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज रखी जाती है, हर गेम में रखा जाता है कि गेम में नियम इस तरीके से बनाया जाए कि कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि दोनों टीमें एक साथ जीत सके। ऐसी घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती, जिनकी एक साथ नहीं होने की प्रायिकता 0 हो। और ये सब करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब किए जाते हैं। ये नहीं कि कोई आप सोचो कि क्रिकेट मैच में किया जाता है, सब जगह किया जाता है। जो आपका पेपर बनाता है उसकी भी सबसे बड़ी हेडेक यही होती है कि ऐसा ना हो कि एक ही नंबरों पे 50 बच्चे आ जाएं, या एक ही नंबर पे 100 बच्चे आ जाएं, 200 बच्चे आ जाएं, और फिर हमें उन्हें उम्र के हिसाब से आगे पीछे करना पड़े। उम्र के हिसाब से आगे पीछे करना पड़े, बड़ा शर्म, देखो अपने आप में शर्मनाक है। कि मान लीजिए एक बच्चा है ना, एक बच्चा है जो 25 साल का है, उसके किसी पेपर में 75 नंबर आए। एक दूसरा है जो कि 32 साल का है, उसके भी 75 नंबर आए, लेकिन सीट तो एक है। अब एक सीट पे आप दो बंदों को बिठा नहीं सकते, एक सीट पर आप दो बंदों को बिठा नहीं सकते। तो 25 एज वाले के भी 75 नंबर आए हैं, और जो 32 साल का है उसके भी 75 नंबर आए हैं, दोनों के 75 नंबर आए हैं। अब एक सीट पर एक ही बंदा बैठेगा, क्योंकि एक पोस्ट मतलब एक बंदा। अब दो बंदे हैं, बराबर है, तो अब आप क्या करेंगे? फिर आपको कोई रूल तो बनाना पड़ेगा इनको भी आगे पीछे करने का। अब नंबरों पे तो वो बराबर आ गए हैं, योग्यता में वो बराबर आ गए हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था जिससे फॉर्म भरा जाता था उसमें वो बराबर है, फॉर्म तभी तो भरा गया है। सब चीजों में हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपको ऊपर नीचे करेंगे। अब ऊपर नीचे करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई हम तो वरिष्ठता को ऊपर रखेंगे, जो वरिष्ठ होगा उसको ऊपर देंगे, यानी इसको रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे। तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने योग्यता का अपमान कर दिया। फिर आपने योग्यता का अपमान कर दिया। योग्यता का अपमान कैसे कर दिया? अगर 25 साल वाला 75 ला रहा है तो ज्यादा योग्य कौन हुआ? 25 साल बच्चा जो 25 साल का है वो 75 नंबर ला रहा है, तो योग्य कौन हुआ? योग्य तो 25 साल वाला हुआ। योग्य तो 25 साल वाला हुआ। तो आपने योग्यता को तोड़ दिया, आपने योग्यता को विमुख कर दिया, क्योंकि 25 साल ज्यादा योग्य था, तो आपको योग्यता को रखना चाहिए था। फिर वो लोग ऐसा करते कि चलो ठीक है, हम योग्यता को देंगे, छोटी उम्र में ज्यादा अंक प्राप्त किए, इसको रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे। तो कहेंगे यार 32 साल वाला ज्यादा अनुभवी था, 7 साल अनुभव ज्यादा था इसका, आपने इग्नोर कैसे कर दिया? 7 साल ज्यादा अनुभव था। सिर्फ नंबर ही थोड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, थोड़ा अनुभव भी तो महत्वपूर्ण होता है। 32 साल वाले के पास अनुभव भी तो था 7 साल का, ज्यादा परिपक्व था, ज्यादा मिच्योर था। तो यानी इस जगह आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां पे आपका हर लॉजिक बेअसर दिखाई देगा। तो बेहतर है कि इनके नंबरों में ही डिफरेंस क्रिएट कर लिया जाए, ताकि ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जहां पर एक दूसरे को काटने वाले बातें आने लग जाए। तो इसीलिए कोशिश जो पेपर बनाने वाले होते हैं उनकी कोशिश भी यही रहती है कि एक नंबर पे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ना आए, और आराम से। लेकिन दिक्कत तो वही है, अब आपको 2000 बच्चे लेने, ठीक है। आपका कट ऑफ जो है वो मान लीजिए 45 है, 45 है, और आपको पता है पूरे पेपर में कोई भी बच्चा हो जाए, चाहे कैसा भी पेपर दे दे, 80% से हाईएस्ट तो किसी के आ नहीं सकते। पेपर ऐसा बनाते हैं 100 में से 100 तो किसी के आते ही नहीं है, 80% तक गया। अब 45 से लेकर 80 तक की विंडो कितनी साइज की हुई? 35 की। अब 35 पे जब आप 2000 बच्चे डालेंगे, 35 पे 2000 बच्चे डालेंगे, तो चांसेस तो है कि 1% के ऊपर कितने बच्चे आएंगे? जबकि याद रखिए, ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे, लेकिन एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। 80% पे आपको शायद एक बच्चा ही मिलेगा। 80%, 1% के ऊपर आपको एक बच्चा मिला ना, 79 पे हो सकता है 2 मिल जाए। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे
आपको भीड़ मिलेगी। आपको ज्यादा बच्चे यहाँ मिलेंगे 45 के पास, जो 45 कट ऑफ है, 45 से लेके 48 के बीच में ही इन 2000 में से लगभग लगभग 1500 बच्चे आपको यहीं मिल जाएंगे। इन 3% के ऊपर 1500 बच्चे मिलेंगे। इन 3% के ऊपर लगभग लगभग आपको 4500 बच्चे मिल जाएंगे। इतनी सी रेंज के अंदर, इतनी सी रेंज के अंदर 1500 बच्चे मिल जाएंगे। अब ये ज्यादा, इसीलिए दशमलव के 3 स्थानों तक करने की कोशिश करते हैं कि दशमलव के 3 स्थानों तक रखो, ताकि जहां तक हो सके नंबरों से ही डिफ्रेंशिएशन हो जाए 1-2 का। एज पे नहीं जाना पड़े, क्योंकि एज पे जाना, मैंने पहले कह दिया, एज पे जाना शर्मनाक है। एज पे जाना ये पेपर बनाने वाले का फेलियर है। अगर एज से चुनाव किया जा रहा है तो कुछ भी कर ले, मैंने पहले समझा दिया, जैसे कुछ भी समझे वो गलत ही होगा। जहां तक नंबर डिफ्रेंशिएट कर दे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कोई बोल ही नहीं पाएगा। अगर दोनों के 75-75 नहीं आते तो कोई बोल ही नहीं पाता, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन बराबर आए तो फिर सवाल उठे ना, ये क्या किया आपने, ऐसे क्यों चुना आपने, व्यू क्यों चुना। लेकिन अगर दोनों के नंबरों में अंतर होता तो खत्म हो जाता। तो पेपर बनाने वाला भी ये चाहता कि ज्यादा बड़ी विंडो मिले, ताकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो, और बहुत कम जगह पे हमें ये चुनना पड़े जहां पे कोलाइड का केसेस हो। और अगर ऐसा होता है, ज्यादा होते हैं, तो फिर यूमानी पेपर बनाने वाले का फेलियर है कि उसने घटिया पेपर बनाया जिसमें एज पे ही तय हो रहा है ना। तो पेपर बनाने वाले की भी अपनी चुनौती है। आपको लगेगा कि ये चीजें आसान होती है, तो चीजें आसान नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल चीजें होती है। तो अब पेपर बनाने वाले को अभी इतना सोचते नहीं है, वैसे, है ना। अगर आप बड़े पेपरों में देखें तो बड़े पेपरों में इसी बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो खासकर अच्छे पेपर होते हैं, फॉरेन के पेपर को देखिए, फॉरेन में जो पेपर होते हैं, जैसे वहां पे पूतनाम प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि इतना नंबरों को इतने तरीके से बांटा जाता है ताकि कहीं भी हमें ये चुनना ना पड़े। उनके लिए वो कि वो फेलियर है, जब आपको ये चुनना पड़े दो बच्चे सेम नंबर पे आ जाए, ये बड़ा फेलियर है। और फिर आपको या तो उनको, फिर आप कम ज्यादा मत करो, सीटें बढ़ाओ, जो करो, फिर आप उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। ये कहते हो कि 32 साल का ज्यादा योग्य है, 25 साल का कम योग्य, आप ये नहीं कर सकते, ये बेईमानी है, ये सरासर बेईमानी है। या तो फिर सीटें बढ़ाओ, या तो फिर सीटें बढ़ाओ, या फिर आप रैंक को उस तरीके से सेट करो। अभी मान लो अगर ये बाउंड्री पे होते, मान लीजिए 500 सीटें, एग्जांपल लगाइए कि 500 सीटें, और ये जो दो रैंक है ये 500 और 501 है, तो अब आपको एक बच्चा आपका अंदर जाए। ये दोबारा समझाते हैं कि अगर मान लो ये लास्ट वाले दो बच्चे हैं, टोटल 500 सीटें हैं, टोटल 500 सीटें हैं, और ये बच्चे दोनों कॉर्नर पे है, दोनों बाउंड्री पे है। अब दोनों बाउंड्री पे है तो एक 500 होगा और एक 501 होगा। यहाँ 500 और 501 इस बात के प्रतीक है, जो 501 है वो सिलेक्शन से बाहर चला जाएगा, जो जिसको 500 भी रैंक मिलेगी वो लास्ट बच्चा होगा जिसका सिलेक्शन होगा।
अब सेम नंबर बनाने के बाद एक बच्चे को आप नौकरी दे रहे हो और एक बच्चे को घर भेज रहे हो, तो इसका प्रावधान होना चाहिए कि भाई ऐसा कभी हुआ या तो पहले होगा ही नहीं, या फिर ऐसी सीटें आप रिजर्व करके रखेंगे जब लास्ट में अगर ऐसा हुआ, बीच में अगर ऐसा हुआ तो मैंने पहले कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, रैंक ऊपर नीचे होगी कोई बात नहीं, चलो रैंक 23 आनी चाहिए थी 24 आ गई या 25 आ गई, कोई बात नहीं, सीट मिल गई, नौकरी मिल गई, तो इतना धोखा नहीं होगा। लेकिन ये जो बाउंड्री पे जाके जिन बच्चों के साथ ऐसा होगा, यही रूल जब बाउंड्री पे जाके इफेक्टिव होगा, तो याद रखिए बाउंड्री पे कुछ बच्चे बाहर चले जाएंगे नौकरी से, कुछ बच्चे नौकरी के अंदर आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, सोचो ये बाउंड्री पे जो होता है वो फिर किस बात के दोषी है, ये बताओ, वो बच्चा किस बात का दोषी है, वो 25 साल वाला बच्चा किस बात का दोषी है, उसने क्या गलत किया बेचारे ने, उसने क्या गलत किया, वो तो ज्यादा योग्य होगा ना, 25 साल की एज में उसने 75 अंक अर्जित किए हैं, तो उसे बाहर निकाला गया, जबकि 32 वाले को लिया गया, ये गलत हुआ नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर सलीके से सोच के विचार किया जाए, ढंग से समझा जाए और एड्रेस किया जाए। मैंने पहले कहा ना कि भी सीटें 10-15 सीटें आप रिजर्व में रख सकते हो कि ऐसी चीजें ना हो, अगर संवेदनशीलता है तो इन पे बातें होंगी, वरना तो भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, कुएं में पड़े। इस तरीके से ये नजरिया अपनाते हो तब तो ठीक है, और अगर ये नजरिया नहीं अपनाते हो, अपने हर डिसीजन के लिए आप जिम्मेदारी से सोचते हो, तो ये सोचना चाहिए 10-15 सीटें, या तो पहले ऐसा मौका आए नहीं, आए तो आपको 10-15 सीटें उसके लिए एक्स्ट्रा रिजर्व की भी, लास्ट वाले बच्चे को बाहर नहीं किया जाएगा, वो चाहे 10-15-20 बच्चे जितने भी आए, उनकी बाद में सीटें बढ़ाकर एक्स्ट्रा लेके उनको स्थान दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्रावधान हो ताकि सही से हो सके, वरना तो जो मैंने बता ही दिया कि गलत तो गलत हो ही रहे, करते रहो। चलिए मिलते हैं, इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तो इसका नाम था अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती, जिनके एक साथ होने की प्रायिकता 0 है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती।